मैं वो इंसान नहीं हूँ जो घर पे बैठ करके टीवी देख करके खुश हो Right. जाए। शायद मैं अपने आप आइडेंटिटी डिस्कवर करने के लिए मैंने अपने आप को खोजना शुरू किया। जब भी मैं ना पेपर में लिखती थी ना हाउसवाइफ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो लाइफ में आपके लाइक अप एंड डाउन्स काफी रहे। बहुत रहे। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? दैट इनर पीस जो होता है ना, वो कंफर्ट नहीं। सो हाउ डू यू चेंज योर लाइफ? ऑटो पायलट में आप रहते रहते ना बोर हो जाते हो। आपको कभी कंप्लेन रही है खुद से? शायद मेरी शादी नहीं हुई होती कि मैं इसकी बहू हूँ, मैं काम कैसे मांगने जाऊँ। अगर काम चाहिए तो बेशरम होकर के मांग लेना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी लर्निंग ली कि फेल फास्ट। अगर सक्सेस चाहिए तो कमिटेड रहो और उस प्रोसेस पे सरेंडर करो। फिर खुद की भी मत चलो। डू यू हैव एनी बैकअप प्लान? जितने प्लान बीज बनाओगे ना, प्लान ए कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। कई बार मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम अ लीडरशिप कोच एंड स्टफ लाइक दैट, तो बोलते हैं आपसे तो बहुत संभल की बात करनी पड़ेगी, आप तो मैं रीड कर लोगी। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे प्रधानमंत्री का दूंगा। आई थिंक ये क्वालिटीज डेवलप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी अपनी जर्नी से स्टार्ट करते हैं अपन। यस, तो प्लीज मैम आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाय पवन, थैंक यू सो मच पहले तो मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। यस। My journey is, I think I've had a very exciting journey until now. I started my career only 10 years back, I would say, in professionally. And because I got married very early, very, very fresh out of college. In fact, I was in my final year when I got married. And then I lived a family life. I was a housewife for 10 years. So I've taken care of kids, family, house, all of that and that. But somewhere I always found that something is missing in my life. Okay. And I was not satisfied and I was probably not that one person. मैं वो इंसान नहीं हूँ जो घर पे बैठ करके टीवी और देख करके खुश हो Right. जाए। तो मुझे हमेशा एक ब्लैंक लगता था। एंड प्लस मैं एक आई एम मदर टू 2 daughters बेसिकली। सो मुझे ये लगा कि मेरी जिंदगी शायद किचन में या घर के लोगों के पीछे में काम करके निकल जाएगी। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ थैंकलेस जॉब। आपको बहुत कुछ करना होता है उस हाउसवाइफ के रोल में। बट मैं खुश नहीं थी बिकॉज मुझे मेरी एक आइडेंटिटी नहीं मिलती है। क्योंकि जब आप शायद हाउसवाइफ होते हैं तो कई बार आप अपनी आइडेंटिटी खो जाते हैं। आप किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहू बन करके रह जाते हैं। तो वो आइडेंटिटी मिसिंग थी मेरी। तो शायद मैं अपने आप आइडेंटिटी डिस्कवर करने के लिए मैंने अपने आप को खोजना शुरू किया। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू साइकोलॉजी। एंड आई दो एक पैसिव इनकम था मेरे पास में जिससे मैं आई वाज अर्निंग फाइनेंशियली, बट दैट वाज नॉट इनफ। आई नीडेड एन आइडेंटिटी विच वाज बियॉन्ड अ हाउसवाइफ। बिकॉज जब भी मैं ना पेपर में लिखती थी ना हाउसवाइफ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। Okay. And this was also a biggest push for me was, what am I teaching my daughters? Am I teaching them to be self-dependent or dependent? Because whatever, no matter how it is, as a housewife, somewhere or the other, your identity becomes of dependence. So that had to change. तो लाइफ में आपके लाइक अप एंड डाउन्स काफी रहे। बहुत रहे मतलब। कुछ अप बताइए और कुछ डाउन बताइए लाइक। तो आई थिंक डाउन तो मैं क्या ही बताऊं कि आई थिंक आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी हु आई वाज। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डिप्रेस्ड? लाइक अभी आपने बोला। सो डिप्रेस था कि मैं खुश नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास रीजंस नहीं थे खुश होने के। बहुत रीजंस थे, बच्चे थे, घर था, सब कुछ था। एवरीथिंग वाज फाइन। इट वाज नॉट फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी या कुछ था। एवरीथिंग वाज फाइन, बट मैं खुद से खुश नहीं थी। अंदर में ना एक ब्लैंक था। एंड आई वाज always a very ambitious kind of a person before I got married, because I had dreams. I had a lot of things, and वो सारी चीजें शायद मैं हाउसवाइफ के रोल पे accomplish नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैं ना बहुत डिप्रेस रहती थी। चीजें हैं, खुश है, मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर देती थी, बट वो अपनी खुशी नहीं थी। So I was feeling lonely. I was depressed. I was not feeling very right. And then when I had both of my daughters, I was thinking कि मैंने यही सिखा रही हूँ कि तुम भी ऐसी बनो, घर में रहो, काम करो मत, मतलब थोड़ा लाइक इंडियन माइंडसेट ऐसा ही होता है लाइक सोसाइटी का। हाँ, वो इंडियन। एंड देन आई वाज मैरिड इनटू अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, एंड देन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग वाज लाइक, आप अगर as a housewife, I never complained of that life that I had at the point of time. It was comfortable. It was everything that was there. But that inner peace जो होता है ना, वो comfort नहीं था, because मेरे अंदर में वो एक ambitious
इंसान था जो कहीं ना कहीं बहुत लोनली था और बहुत अवेक था, तो इसलिए मैं बहुत डिप्रेस थी। इट वाज नॉट मी हु आई वाज लिविंग माय लाइफ। ओके सो जब मैंने ये सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, सो हाउ डू यू चेंज योर लाइफ लाइक देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई वांटेड टू डू, कि उस समय ना आई वाज लैकिंग पर्पस। ओके वही एक मोनोटोनस लाइफ हो गई थी, सुबह उठना, स्कूल जाना, घर का खाना बनाना, शाम को वो बीच में 2 घंटा, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आई नीडेड दैट 1 आवर और 2 आवर ऑफ नैप। सो या नैप तो जनरली नहीं होता था, बट कुछ ब्रेक ले लेते थे, बट इट वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग। ओके तो वो जब वो सेटिस्फाइंग नहीं था तो उसको चेंज करना जरूरी था। एंड ऑटो पायलट में आप रहते रहते ना बोर हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से मुझे एक पर्पस खोजना था कि अपनी लाइफ का क्या पर्पस है, अब क्या आगे। शादी हो गई, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, घर ढंग से चल रहा है, आप घर में रह के कितना ही काम कर लो। आपको कभी कंप्लेन रही है खुद से लाइक यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया लाइफ में? बहुत बार कंप्लेंट्स रही है कि शायद मेरी शादी नहीं हुई होती, शायद तो बच्चे ऐसा हो इतनी जाता। जल्दी नहीं थी, हाँ आज मैं किसी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होती, या आज मैं किसी अच्छे जॉब पे काम कर रही होती। और इनफैक्ट जब करियर शुरू किया ना तब और ज्यादा रिग्रेट्स होने लगे, क्योंकि एजुकेशन वैलिड नहीं रही उतनी, क्योंकि 10 साल का गैप हो चुका था। ओके और फिर वापस से पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज मन नहीं लगता है, आपको चीजें बहुत इजी चाहिए होती है, तो एक बॉडी को एक कंफर्ट की आदत हो जाती है। हाँ राइट राइट, बट पढ़ना, वापस से उस पर फोकस करना, उसको आगे बढ़ाना वॉज अ चैलेंज। राइट सो आई स्टार्टेड स्टडिंग बैक अगेन। मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, आई एम स्टिल स्टडिंग एक्चुअली। ओके सो आई एम ऑन माय वे टू डू माय डॉक्टरेट्स नाउ। बट वो 10 साल मुझे पढ़ाई करते हुए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में बहुत टाइम लगा। एक माइंडसेट से निकलना पड़ा कि माइंडसेट से निकलने के लिए हाँ, बहुत टाइम लगा आपको? बहुत टाइम, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मेरा माइंडसेट है उस ओके टाइम। क्योंकि जब आप सोच लेते हो कि हमें बाहर जाना है और काम करना है, देन यू स्टार्ट गोइंग आउट एंड वर्किंग। बट एक वो प्रिंसेस माइंडसेट बोल दो, या एक कि मैं इसकी बहू हूँ, मैं काम कैसे मांगने जाऊं, या मैं इसकी वाइफ हूँ, अगर मैं काम करने जाऊंगी तो वो लोग क्या बोलेंगे। राइट तो ये एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी हाउस होल्ड के कुछ माइंडसेट्स होते थे जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, एंड उसको ब्रेक करके आगे निकलना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट इज हम बोलते हैं कि so you face so many challenges यस like यस so many challenges यस, बिकॉज घर पे भी सबको समझाना बहुत जरूरी, आखिर उनका भी सपोर्ट बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे छोटे थे। so housewife to corporate woman हाँ क्या जर्नी है like सो how you change your mindset? माइंडसेट ऐसे था कि सबसे पहली बात कि आई थिंक आई केम अक्रॉस दिस लेसन आई थिंक वेरी अर्ली ऑन। मतलब 2-3 साल स्ट्रगल करके मिलने के बाद में ये समझ में आया कि अगर काम चाहिए तो बेशरम होकर के मांग लेना चाहिए। ओके ठीक है, सबसे पहली बात है कि यू नीड टू बी एकदम बेशरम व्हेन यू नीड समथिंग एंड यू नीड टू आस्क। क्योंकि जैसे एक प्रोवर्ब है ना कि गॉड ओनली हेल्प देमसेल्व्स हु हेल्प देमसेल्व्स। राइट सो उसी तरीके से अगर आपको कुछ चाहिए और आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, तो मिल जाएगा। चाहे वो मैनिफेस्टेशन की फिलॉसफी बोल दो, थिंक एंड ग्रो रिच की फिलॉसफी बोल दो, कुछ भी, यू हैव टू आस्क फॉर इट। तो इवन एज अ फाउंडर और एज अ पर्सन दैट आई वांटेड टू चेंज, आई हैड टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू आस्क ओके एंड आई हैव टू गो एंड आस्क हेल्प, सिखाने के लिए कि मुझे ये नहीं आता है सिखा दो, या मुझे जानना है कि ये कैसे होता है। सो ये एक सबसे बड़ा लेसन था, और ये सबसे लाइफ चेंजिंग बिलीफ था कि जाके पूछना गलत बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वो इंसान मना ही तो करेगा ना, मेरी जान तो नहीं ले लेगा। राइट सो आपने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा like, बहुत है ना? बहुत कुछ सीखा। व्हाट्स योर मेजर की लर्निंग फ्रॉम फेलियर लाइक 2-3 पॉइंट्स बताइए आप मुझे। आई थिंक फेलियर से सबसे पहले मैंने सीखा कि फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको बार बार फेल होना होगा। ओके सो इट्स लाइक क्रैकिंग अ सेल्स डील। 10 लोग ना बोलेंगे तब जाकर के एक यस मिलेगा। उसी तरीके से 10 बार जब आप फेल होगे तब आपको एक छोटी सी सक्सेस भी मिलती है। उस सक्सेस को पाना, उसको अप्रिशिएट करना और एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी लर्निंग थी पूरे जर्नी में। फ्यू ईयर बैक मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था किसी के लिए।
मैंने बहुत बड़ी लर्निंग ली कि फेल फास्ट, कि जितना जल्दी आप फेल हो सकते हो जाओ बिल्कुल। और आगे बढ़ जाओ करियर में। बिल्कुल, मैंने कोई अबाउट आई थिंक मेरे 2 बिज़नेसेस फेल हुए, ऐसा नहीं है ओके। कि नहीं हुए। सो मैंने 2 बिज़नेसेस फेल किए। विदिन अ ईयर आई रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू एंड ये सही तरीका नहीं है उसे अप्रोच करने का, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड मैंने वो 2 बिज़नेसेस बंद भी कर दिए क्योंकि नहीं अच्छा हो रहा था एंड हाँ, ब्रेक इवन था बट वो सैटिस्फैक्शन नहीं था, वो ग्रोथ नहीं था या मैं उस ग्रोथ को देख नहीं पा रही थी, दोनों चीज़ें थी। एंड कुछ था कि शायद मैंने जब वो बिजनेस शुरू किया वो अपने टाइम से बहुत अहेड भी था। ओके। मेरा फर्स्ट बिजनेस था जहाँ पे मैं किड्स डिजाइनर वेयर डिजाइन करती थी, तो वो चीजें सीखना, उन लोगों को करना, मार्केट करना। एंड जब मैंने ये शुरू किया था तब शायद बच्चों के कपड़ों पे लोग 2,500-3,000 रुपए नहीं स्पेंड करते थे, नहीं खर्च करते। आज के डेट में भी 2,500-3,000 रुपए टॉप मैक्स है जहाँ पे बच्चे स्पेंड करते हैं। वहाँ पे उस समय 600-700 1500 हाईएस्ट रुपए होते थे स्पेंड करने के लिए। आज जैसे जो परचेजिंग पावर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है वो बहुत अलग है। आज के डेट में लाइक फैशन का ट्रेंड भी काफी चेंज हो गया, बहुत बच्चों के trend, लिए भी, हाँ, बड़ों के लिए भी। हाँ। तो वो चेंज भी हो गया एंड एक्सेप्टेंस भी आ गया कि जैसे मैं पहन रहा हूँ वैसे मेरा बच्चा पहनेगा। ये एक माइंडसेट नहीं है कि बच्चे को हम एक ही बार कपड़ा पहनाएंगे और वो वापस नहीं पहना पाएंगे। तो ये काफी जगह माइंडसेट नहीं है। आजकल लोग ओकेजनल ड्रेसिंग करने लगे, जिसको हम बोलते हैं ना फैड फैशन, उस तरीके से करने लगे, तो उसकी एक्सेप्टेंस आज ज्यादा होगा। उस समय जब मैंने 2010 में ये बिजनेस शुरू किया था तब ये एक्सेप्टेंस नहीं थी लोगों के पास में। तो उस तरीके से उस बिजनेस को मैंने वहां बंद किया। कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी थे बिकॉज हमारी जो बड़ी फैमिली थी, आई वाज इनटू अ जॉइंट फैमिली, वो सेपरेट हो रही थी, तो वो चेंजेस हुए। फिर वहां से समझ में आया कि देखो घर तो नहीं बैठना है बट पूरी एजुकेशन भी नहीं है, तो किस तरीके से काम करें। सो मैंने 2014 एंड इनफैक्ट 15 बिगनिंग में अपनी पढ़ाई वापस से शुरू की। ओके। तब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया एंड बिकॉज साइकोलॉजी मेरे 10th एंड 12th का सब्जेक्ट भी था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। एंड एक चीज मैंने उस समय डिस्कवर की कि आई एम अ पर्सन हु कैन हेल्प पीपल इमोशनली। तो जिसको भी रोना होता था वो डेफिनेटली मेरे पास आकर के रोना जरूर रो करके जाता था। तो इसको सोचा कि चलो इसको प्रोफेशनली करते हैं। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। आई थिंक मैंने कोई 3 साल में साइकोलॉजी में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, मेरे डिप्लोमास कंप्लीट किए, मैंने काफ़ी सारी थेरेपी सीखी उस समय एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। एंड मेरी फर्स्ट जो काम था मैंने करियर काउंसलिंग से शुरू किया बिकॉज दैट वाज द इजीएस्ट थिंग टू डू। सो पता था, करियर्स में इंटरेस्टेड थी, कॉलेज के बारे में काफ़ी नॉलेज था, मुझे एजुकेशन को लेकर के बहुत इंटरेस्ट था एंड मेरे भाई बहन जितने भी थे उनको गाइड करना, उनको बताना। दिस वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ विच नेवर लेफ्ट। कि मैंने सिंस मैंने पढ़ाई छोड़ दी या कुछ कर दिया, मेरे पास में हमेशा ये था कि कुछ ना कुछ तो करना है। या मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी तो आगे से कैसे पढ़ाऊंगी। मुझे अभी भी याद है क्योंकि हम लोगों ने सीखा ABCD, हमारे बच्चों ने सीखा एबोकैडो, वो तो आता नहीं है, तो शायद मैं उसके लिए स्पेसिफिकली गई एबोकैडो सीखने के लिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, सिखाना कैसे। तो नई नई चीजें मैंने उनके साथ सीखी काफी सारी। और अब तो मेरे बच्चे ऑलमोस्ट कॉलेज में हैं, अब मैं अपना PhD लेवल पे काम कर रही हूँ, तो उनके साथ भी पढ़ती हूँ, तो चीजें हैं जो उनको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जर्नी दैट आई हैव हैड। व्हाट्स योर बिगेस्ट लाइफ लेसन, लाइक आपने क्या सीखा लाइफ से? सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट लेसन ये होता है लाइफ से कि सबकी खुद की जर्नी है और सब गिर के सीखे। एज अ मदर और एज अ पेरेंट और एज एनीबडी, अगर मैं तुमको बोलूंगी कि तुम जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि तुम इस प्लग पॉइंट पे हाथ मत लगाओ, तुम्हें करंट लगेगा, राइट? उसी तरीके से मैंने कहना ये चीजें सीखी कि बच्चों को बताना होगा कि यहाँ आएगी, चोट लगेगी, राइट? तो उनको ये गिरने देना चाहिए। सो जैसे आपने बोला ना कि फॉल फास्ट एंड यू गेट योर फेलियर्स, सो लेट देम फॉल। You should be that person who's able to support them. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जर्नी एज अ पेरेंट मैंने सीखा, इवन एज अ कोच मैंने सीखा कि साइकोलॉजिस्ट हूँ, जब तक आपके पेशेंट्स ये गलती नहीं करेंगे तब तक वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाएंगे और आपकी थेरेपी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये आई थिंक मेरे पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों चीज में आया काम, क्योंकि आप उनको चाहे कितना ही पहले बता दो पर फिर भी वो एक बार ट्राई तो करेंगे।
करेंगे वो इस चीज को लाइक। हाँ वो करेंगे तो सही। 100%। सो लेट देम ट्राई एंड फॉल एंड हैव दैट वो एक्सपीरियंस। चेक करना चाहता है कि इससे होता क्या है एग्जैक्ट लाइक। होता था। तो उसी तरीके से कि हमें प्रोटेक्ट करना है पर ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना। ओके। राइट, हमें प्रोटेक्ट करना है कि भाई तुम गिर जाओगे तो मैं उठा करके तुम्हें दवाई लगा दूंगा, बट तुम्हें गिरना जरूरी है। सो ये चीज मैंने बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंटली सीखी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखी कि अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। उतना ही एक्सटेंड करना चाहिए जितना खुद को कर सको। किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए उनका काम कर देना सही नहीं है। तंबाकू के पैकेट पे लिखा हुआ आता है कैंसर होगा, लेकिन लोग फिर भी उसे ट्राई करते हैं। बिल्कुल खाते हैं। राइट। जब उन्हें कुछ डिफिकल्टी होती है, कुछ होता है तो टाइम पीरियड के लिए छोड़ भी देते हैं वो। अरे तो अब सबकी अपनी अपनी जर्नी है। करेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन अबाउट सक्सेस फॉर यू? आई थिंक सक्सेस इज बहुत रिलेटिव है। राइट, कल मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो वो सक्सेस है। ओके। आज मैंने 4 लाख की डील क्रैक कर ली तो वो सक्सेस है। तो सक्सेस एक सीढ़ी है। हर एक सीढ़ी पे आपका एक सक्सेस लेवल होता है, और आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वो सक्सेस का लेवल इंक्रीज होता रहता है। और उस लेवल पे इंक्रीज रहने के लिए आपको कई बार नीचे भी उतर के आना। राइट। तो सक्सेस और फेलियर साथ साथ चलते हैं। एंड सक्सेस जब भी मिलती है जब आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। तो चाहे आप फेल भी हो रहे हो पर कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस मिली। तो मेरे लिए सक्सेस इज मोर अबाउट एक्शंस एंड कमिटमेंट एंड सरेंडरेंस टू द प्रोसेस एंड द जर्नी। लेट गो द अदर थिंग्स। या लेट गो ऑफ अदर थिंग्स। एक बार मतलब वो बोलते हैं ना सलमान खान की तरह से, एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर भी खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो वैसे ही होना चाहिए सक्सेस के लिए। एक बार कमिट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनना है। तो अगर सक्सेस चाहिए तो कमिटेड रहो और उस प्रोसेस पे सरेंडर करो। फिर खुद की भी मत सुनो। एक ऐसी मिस्टेक बताइए जिससे आपने बहुत कुछ सीखा। ऐसा ना हुआ होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। अब ये मिस्टेक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट देयर वाज वन टाइम व्हेन आई वाज, मैं अपने बेटी को बहुत जोर से डांट रही थी। राइट। ओके। एंड ये था कि कुछ काम उसने परफेक्टली नहीं किया था, परफेक्शन को लेकर के। एंड उसने बस मुझे सीधा जवाब में बोला, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट। ओके। एंड दैट वाज लाइक आई ओपनिंग टू मी। इतनी छोटी सी लड़की मुझे सिर्फ ये बोल रही कि आई डोंट नीड इट टू बी परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट फॉर मी। ओके। सो वो आइडिया जो मैंने उसको डांटते हुए कहा कि ये परफेक्ट होना चाहिए, ये राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बोला आपको नहीं लग रहा ना, मुझे लग रहा है, ये मेरा ठीक है। तो ये मैंने बहुत अनजाने में सीखा कि सबका परफेक्शन अलग होता है। एंड उसी तरीके से आई थिंक जो हम बोलते हैं ना ह्यूमन लोग डिफरेंस होते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, उनका नजरिया अलग अलग होता है। उस समय शायद उस डांट पे मैंने सीखा कि यू नो सबका अलग अलग नजरिया। मतलब थोड़ा तो हम्बल होना चाहिए इंसान। हाँ बिल्कुल हम्बल होना चाहिए। बिकॉज एंड पता है आई थिंक हम्बलनेस इससे नहीं आती कि आप क्या कर सकते हो दूसरों के लिए, आपकी खुद के श्योरिटी पे आती है। 100% कि आप कैसे इंसान हो। आपको जब वो वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है दूसरों से, तब वो हम्बलनेस आती है। आप है ना बहुत इजी हो जाता है। मतलब आप किसी भी बड़े इंसान को देखो, वो बोलेंगे, उनको छोटी चीज में भी बड़ा अच्छा चीज नजरिया दिखाएगा कि ये कितना सुंदर है। राइट। उसी तरीके से एक अप्रिसिएशन एक दूसरों के बारे में, भले ही मेरे पास में चाहे कितना ही कुछ, आई डोंट केयर, अगर कोई सामने वाला कुछ लेकर आ रहा है तो उसके इंटेंट पे बात करना हम्बलनेस है। ओके। उसकी वैल्यू पे नहीं, कि चाहे वो 2 रुपए की चीज है या 10 रुपए की चीज है या 15 रुपए की, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्बलनेस वैल्यू से नहीं, इंटेंट पे जाता, उसकी क्लैरिटी पे जाता। आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप में जो एक ईगो बोलते हैं ना हम, उस ईगो से डिवॉइड होना चाहिए, जिसमें है ना आप अपने आप को पहले नहीं दूसरे को पहले रखा सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट है एंड वहां से हम्बलनेस आती है। सो आपने अपनी डॉटर को डांटा, अगर आपने सीखा लाइक है ना, तो इंडियन सोसाइटी में तो मतलब डेली डांट खाते हैं जैन जी। सो क्या एडवाइस देना चाहोगे पेरेंट्स को और उन बच्चों को?
सो जेंजी है ना, एक तरीके से बहुत अपने आप को इंटाइटल्ड भी फील करता है कई बार, एंटाइटलमेंट आती है उनमें, और कैसे मैं कहूँ, जो उनकी दुनिया है ना वो गैजेट्स में आई है, ओके। राइट? हमारी दुनिया गैजेट्स नहीं थी, हाँ। राइट? हमारी दुनिया बाहर थी, उनकी दुनिया भले ही घर में है। तो जेंजी आज एक सबसे ज्यादा अगर ड्रेड करती है तो इसको कहते हैं हम सोशल इंटरेक्शन, जो जेंजीज में बहुत कम होता है। टू बी एबल टू कम्युनिकेट एंड टू बी एबल टू बी टेक किसी की भी, मतलब बहुत सारे 10-12 लोग होंगे, उनकी बातें सुनना वो जेंजी को पसंद नहीं। आप देखोगे जेंजी से एक छोटे ग्रुप में रहेंगे, 4 या 5 लोगों के ग्रुप में रहेंगे, उनके पास में वो बड़ा ग्रुप नहीं होता, फ्रेंड सर्कल वाला नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेंजी जो शायद कहीं कहीं फ्रूगलनेस मनी भी है उनमें, और उनमें एक ये चीज हो गई कि वो ट्रेंड पे ज्यादा जाते हैं, कि क्या फोन पे ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है, वो सबके पास में होना चाहिए, चाहे वो कैसा ही नहीं हो। नो, आई थिंक दैट इज हाफ ऑफ द रीजन वेयर वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दोज फैड ट्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं, एंड वो चल रहे हैं। पर जेंजी के साथ में ये है कि वो उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास में अवेलेबल है। चाहे वो आप मेंटल हेल्थ को लेकर के बोल दो, चाहे आप हेल्थ को लेकर के बोल दो, सस्टेनेबिलिटी को बोल दो, इन्वायरमेंट, तो उनके पास में इन्फॉर्मेशन है। अगर उनको आज के डेट में कोई चीज़ सीखनी है तो फट से सीख सकते हैं, चाहे उनको मतलब कोई कितना ही डिफिकल्ट हो। सो एक वो बहुत कंफ्यूज लॉट है। So as a parent, you need to be the person who's asking right questions to these Gen Zs when they come to you. They might be coming and asking you, I need an iPhone. I think I remember having this conversation. मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ। मेरी डॉटर भी छोटी वाली जो क्लास 11th में है, she passed her class 10th with flying marks, and I had promised her I'd buy her a phone. And she says, मुझे तो Apple phone ही चाहिए। And I said, तुम्हें Apple phone क्यों चाहिए? राइट, मेरे फ्रेंड्स के पास में है, दैट्स नॉट अ वैलिड रीजन, राइट? आई सेड ये वैलिड रीजन नहीं है, यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस एंड एप्पल का फोन या कोई भी और फोन तुम्हारे को लेकर आएगा, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे को अगर फ्रेंड्स के बीच में दिखाना है, देन इट्स अ डिफरेंट। तो उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस वगैरह मुझे दिए, मेरे फ्रेंड्स के पास है, सबके पास है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, ये सब कुछ दिया मुझे। एंड मैंने कह दिया कि एप्पल फोन खराब है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चों को इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स की जरूरत नहीं है। उनका काम पढ़ना है, जो वो कर रहे हैं, और उनके पास में एक लैपटॉप है विच इज डेफिनेटली हेल्पिंग देम डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे डोंट नीड अ फोन। व्हाट्सएप है जो आप किसी भी फोन पे यूज कर सकते हो। सो आज लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की फोन क्लास 11 के बच्चों को मुझे देने की जरूरत नहीं है, राइट? सो मैंने बोला कि जिस दिन तुम कॉलेज जाओगी उस दिन हम तुम्हें देंगे, देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ तुम कॉलेज जा रही हो, तुम्हारे पास में रिक्वायरमेंट है या कुछ भी, बट शायद क्लास 11 में मैं तुमको नहीं देना चाहूँ। एंड probably I won that argument because she did not have enough valid reasons to tell me why is it needed for her class 11, and that's what it is. So reason with them as to why they need certain things, and if they are able to justify, they will do it. And one thing that I've learned is there is always good to negotiate with your child. They will learn how to negotiate also for what they want. And I think एक important skill है जो काफी लोग अपनी जिंदगी में मिस कर जाते हैं, जो चाहे वो सेल्स को हो, चाहे वो बिजनेस में नेगोशिएट करना हो, नेगोशिएट करना लोगों को नहीं आता है कि वो किस चीज के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी लेसन्स है जेंजीज के लिए एंड पेरेंट्स के लिए, कि इफ यू वांट टू गिव समथिंग टू योर चिल्ड्रन, प्लीज टॉक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाई दे नीड इट। आप एक रिलेशनशिप कोच भी हो, लाइफ कोच भी हो, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अकॉर्डिंग टू यू लाइक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? जिस रिलेशनशिप में आप बिना फिल्टर्स के साथ में कॉन्वर्सेशंस कर सको, आप ऑनेस्टली बैठ करके अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कर सको कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, राइट? इट इज जस्ट नॉट अबाउट हाउ आई हैव शेयर्ड माय डे, इट्स अबाउट कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, कि मैंने आज क्या एक्सपीरियंस किया, मैं अपनी बातें शेयर कर सकती जिसके साथ में। एक ये सबसे बड़ी बात है। और हेल्दी रिलेशनशिप बड़ी मोमेंट्स से नहीं होता कि इसने ये क्या किया,
दिन में हो सकता है कि आप कभी बाहर गए हो एंड यू जस्ट गॉट अ रोज बैक फॉर योर पार्टनर, दैट कुड आल्सो बी लव एडमायरिंग। एवरी मोमेंट सेलिब्रेट विद द पार्टनर, ग्रीन फ्लैग तो होना ही चाहिए थोड़ा। वो ग्रीन फ्लैग्स तो चाहिए ना, अदरवाइज आज के डेट में तो लोग हर किसी इंसान को टॉक्सिक बोल देते तुरंत। राइट, उसने गुड मॉर्निंग नहीं भेजा वो टॉक्सिक है, उसने गुड नाइट नहीं भेजा टॉक्सिक है। सो आई थिंक एक हेल्दी रिलेशनशिप ये ना, ये गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट से बियॉन्ड होता है। इट इज अबाउट हाउ आई एम एबल टू कम्युनिकेट द ट्रस्ट एंड सेफ्टी ऑफ मी टू यू, कि मैं इस रिलेशनशिप में कितना ट्रस्ट और सेफ फील कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, एंड वो कितना फील कर रहे हैं। जब ये चीजें कम्युनिकेट होती है ना, तो वो लोगों की इनसिक्योरिटी और एंशियसनेस निकल जाती है कि वो मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा, या वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट दैट ट्रस्ट एंड सेफ्टी, everything will fall in place. Like right communication is most important in relationship. Yes, right communication is very important. So आज की डेट में like एक हस्बैंड भी वर्किंग में है और वुमेन भी वर्किंग में है, so कैसे बैलेंस करें अपनी जर्नी को like? So एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आज के डेट में इनफैक्ट इट्स अ ट्रेंड नाउ, एंड बैंगलोर या जो हाई वर्किंग स्पेसेस में है, ऑफिस रोमांसेस आर वेरी इन, राइट? Office romances is where people are working in the same environment and they get married or they get into a love relationship or whatever kind of a relationship is. Both are working, both have commitment, and आप corporate sector में हो तो आपको पता है कि कितना pressure होता है, right? You are always under pressure, times है, deadlines है, projects है, बहुत सारी चीजें। इस बीच में वो टाइम फाइंड करना कई बार लोगों के लिए आसान होता है जो साथ में काम कर रहे थे, जो दो अलग अलग कंपनियों में या अलग अलग रोल्स में काम कर रहे थे, कई बार उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस सूरत में जो दो लोग हैं वो अपनी लाइफ कैसे लेते हैं? आज के डेट में रिलेशनशिप या शादी जो भी है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट स्टार्टिंग अ फैमिली, इट्स अबाउट कि आप एक दूसरे में कैसे वैल्यू ऐड करें। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी रीजंस है आज के डेट में डिवोर्सेस का, कि दोनों पार्टनर एक पेस पे ग्रो नहीं कर पाते, सेल्फ ग्रोथ नहीं होती उनकी, तो ये बहुत अफेक्ट करता है उनके रिलेशनशिप में। बिकॉज अगर दोनों वर्किंग नहीं है या दोनों मतलब अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को, मैं नहीं कहती कि हाउस वाइफ है वो ग्रो नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। अपना सेल्फ ग्रोथ जो होता है ना, वो बहुत अलग होता है, राइट? इट इज नॉट अबाउट just wearing some good dress and going out and having a dinner or something like that. It's about even in whatever role you playing, how are you able to value add on each other, right? आज की डेट में ऐसा हो गया कि लाइक सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, सबको फाउंडर बनना है, या फिर ना सबको को फाउंडर बनना है, लाइक तो मतलब सबको बिजनेस भी करना है, ठीक है? एंड मतलब फैमिली में ऐसा होता है कि हस्बैंड का भी मन करता है कि वो बिजनेस वगैरह में अपना 100% दे, तो कैसे आप इस चीज को देखते हो? लाइक जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, सारा चीजें। फाउंडर्स का जॉब है ये सारे ऑपरेशंस को देखना। बट यूजुअली जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं वो फाउंडर्स माइंडसेट के साथ में नहीं आते, ये उनकी एक जर्नी होती है। वो काम कर रहे होते हैं, वो काम उनको अच्छा लगता है, उस फील्ड से वो उसी फील्ड को निकल करके कंसल्टेशन में जाते हैं, विच इज कॉल्ड अ स्पेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल। सो आज के डेट में आप बोलोगे कि मैम डॉक्टर्स भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नहीं, वो प्रोफेशनल है। तो जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड से होकर के प्रोफेशनल जाते हो, then it is that you are asking money for your professionalism. So today if I go and consult into a company, I'm asking money for my professionalism, my consultation, my time. So I have become a self-employed professional. Okay. Right? Entrepreneurship क्या होता है? When I understand that I can create a business out of this, where I can have 5 more people under me or 10 more people under me working in various departments and having that outlook, right? कि मुझे बिजनेस बिल्ड करना है। मैं 4 क्लाइंट या 5 क्लाइंट के साथ नहीं हूँ। जैसे सपोज, अच्छा मैं तुमसे मिली, तुम डिजिटल मार्केटिंग करते हो, राइट? तुमने आज तुम अकेले हो से तुमने 5 क्लाइंट लिए, ठीक है? तुम 5 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, राइट? ठीक है। कल कुछ छठा क्लाइंट आया तुम, राइट? तुमने उसको भी ले लिया, तो तुम क्या करोगे?
तुम्हारे पास में कैपेसिटी तो 5 की थी, पर तुमने 6 को भी लिया, उसको स्क्वीज कर लिया, तो तुमने ले लिया उस क्लाइंट को कि छोड़ दो? नहीं, लेना है ऑब्वियसली, काम करना है, 100%। ठीक है। 7वां क्लाइंट आएगा, उसको क्या करोगे? लेना 6 तो ऑलरेडी है, 7 को कैसे लोगे? लेना है, बट मैं सोचूंगा कि मैं अपना टाइम थोड़ा लाइक डाइल्यूट करूँ कई चीजों में। अपना टाइम है। हाँ। सो दिस इज नॉट अ माइंडसेट ऑफ अ फाउंडर, राइट? फाउंडर है तो बोलेगा अच्छा 7वां क्लाइंट आ रहा है, अब मुझे देखना है कि मैं, मेरे पास में ये जो 5 क्लाइंट है जो सही से चल रहे हैं, इनको मैं कैसे डेलीगेट कर सकता हूँ, एंड मैं ये 7वें को ले सकता हूँ, राइट? टीम बिल्ड करना पड़ेगा उस चीज के टीम लिए। बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द फाउंडर्स माइंडसेट, कि मैं काम लेके आ रहा हूँ, बट ठीक है, बट इनके एग्जीक्यूशंस भी खराब नहीं होने चाहिए। फाउंडर वही होता है जो ये सोच सके कि मैं टीम कैसे बिल्ड करूँ, उस बिजनेस को ग्रोथ पे कैसे लेके जाऊँ, वो फाउंडर्स का काम है। देन ओनली यू विल स्टार्ट बिल्डिंग एन अ बिजनेस, अदरवाइज आप सेल्फ एम्प्लॉयड रह जाओगे। फाउंडर को हर चीज देखनी पड़ती है बिजनेस के अंदर। हाँ। फाइनेंस भी देखता है, टीम हाँ। बिल्डिंग भी देखता है, प्रोडक्ट बिल्डिंग भी देखता है, हाँ। सर्विसेज क्या क्या देनी है वो भी बिल्कुल। देखता है। इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स इन फाउंडर्स जो Exactly. आपकी जर्नी में आपने मतलब किस तरीके से सीखा ये सारी चीजें? बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत बार आई थिंक आई हैव फॉलन सैड ऑल्सो। कोई 2 महीने 3 महीने मैंने काम भी नहीं किया फिर, और नई चीजें चल रही हैं तो उसको अवॉइड भी किया बहुत बार, मतलब बहुत सारी चीजें हुई इस चीज में। फिर एक बात सोचा कि अगर जब तक कर रही थी तब तक भले ही रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर कुछ ना कुछ तो हो रहा था। डू यू हैव एनी बैकअप प्लान? कुछ होते थे प्लान आपके? हाँ हाँ, बिल्कुल, ABCDEFG कई बार चलते थे। बट एक चीज ये सीखी, जितने प्लान बीज बनाओगे ना, प्लान ए कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब तक सोच रहे कि प्लान ए ही है और अब कुछ नहीं है, तब वो प्लान ए पे काम होगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया था, तब तो आई थिंक देयर वर हार्डली पीपल वर्किंग ऑन इट आल्सो, right? Let's say I think 4 years right after, right before when COVID had hit, I started building these EAP systems and thing. अब आज के डेट में after COVID came in and people have now started to take mental health so seriously, so my job has become easier. Right. Because मैंने मेरा डिजिटल प्रेजेंस 2020 में क्रिएट करना शुरू किया था, एंड आज के डेट में वो डिजिटल प्रेजेंस है। दो मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हुआ, उस समय तो काफी थी, बट see the way things have changed, the acceptance of mental health is coming. पहले लोग मेंटल हेल्थ के बारे में शायद बात करने से भी बहुत कतराते थे, या बोलते थे यार मुझे पागल समझेंगे लोग, मत बात करो। आज के डेट में भी अगर कई बार मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम अ लीडरशिप कोच एंड स्टफ लाइक दैट, तो बोलते हैं आपसे तो बहुत संभल की बात करनी पड़ेगी, आप तो मैं रीड कर लोगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज जिसको कहते हैं ना, यू ओनली यूज योर स्किल्स व्हेन एंड वेयर इट इज नेसेसरी, राइट? यू डोंट एंड अप यूजिंग इट एवरी टाइम। सो इट इज आल्सो विद अस द सेम वे। एक है ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ उनको यहाँ पे। इनफैक्ट ये बहुत रियल लाइफ स्टोरी है, सो एंड आई एम श्योर ये इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे। मैं कलकत्ता से हूँ तो मैं बताती हूँ। कलकत्ता में एक पान वाला है, वो दिन भर पान बेचता है, बट उससे अगर बात करो तो उसके जितने भाई है या उसके जो है, सब अच्छी IT कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, राइट? वो इंसान खुद भी अभी भी पान बेच रहा है, और उसके जो भाई है अपनी जॉब अगर खत्म कर लेते हैं और पान की दुकान पे भीड़ होती है तो वो आकर के वो पान वापस से बेचते हैं, राइट? वहीं पे बैठ करके। आज ये वो सोच सकते हैं कि मैं तो IT कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इससे ज्यादा रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं आकर के वो पान ना बेचूं। तो इंसान को ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो उसका कोर था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड आई थिंक उस इंसान ने तो, आई थिंक जहां वो पान की ठेली लगाता है, उसने उस बिल्डिंग की तो आधी से ज्यादा फ्लैट्स खरीद लिए और उनको रेंट पे लगा के रखा। तो शायद उसकी मेन इनकम उस पान वाले से नहीं आ रही होगी, भले उससे आ रही होगी, बट शुरुआत तो उसकी यही थी। सो इंसान जिस भी चीज से शुरू करता है ना, उस चीज को शायद छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे उसका वो छोटा ही कर रहा हो, पर वो काम जरूर करेगा उसको। सबका अपना अपना एक इनर बिलीव होता है, लाइक हाँ, इनर बिलीव होता है। एंड पान लगाना बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। बट लोग इसको बहुत छोटे नजरिए से देखते हैं, है तो क्या वो पानी तो लगाते है, तो क्या पानी तो लगाते, मतलब 1 मिनट में बोल देते पान वाले क्या। सो वही चीज है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत छोटा नहीं होता,
हम्म वो आपकी सक्सेस की सीढ़ी के लिए पहली सीढ़ी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम्म क्योंकि वहीं लाइक से आपका बेस बनता है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे प्रधानमंत्री का दूंगा। हाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हाँ तो वो क्वालिटीज उसने डेवलप करी अपने अंदर, बिल्कुल लाइक बिल्कुल। आई थिंक ये क्वालिटीज डेवलप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जैसे जैसे बढ़ रहे होते हो वैसे वैसे आप नजरिए से लोगों को देख के सीख के पढ़ के बहुत सारी चीजें पढ़ लो। आज के डेट में किताबें वही हैं, आप चाहे 5 6 7 10 तरीके की किताबें खोलो तो आपको सब में एक ही चीज पढ़ने मिलेगा। एंड आई थिंक वन ऑफ दीज आई वुड से कि जिसको हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ लेसन्स होते हैं, तो आई थिंक मेरे कुछ लाइफ लेसन्स वहां से मैंने बहुत डेवलप किए। मैं आपने 2020 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट अबाउट योर बिजनेस लाइफ? So, Pawan, in 2020, when people were still finding mental health as a taboo, people were not approaching psychologists for the same kind of, help seeking and being there. That was the time when I started doing this mental health stuff and started creating awareness about this space. And today, I think after COVID hit and when people realize that mental health is important, people have started to work on themselves. पहले है ना लोगों को लगता था कि अगर हम अपने ऊपर काम करें ना वो सेल्फिशनेस है। आई थिंक दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड, पीपल हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन पीपल। सो पीपल आर नाउ मोर अवेयर, दे आर सीकिंग हेल्प, and I think it's the availability and the right source is what is needed. There is so much information that is available online, but people have to actually segregate and find right person to do that. And I think I'm happy with my earlier endeavor and now what I'm doing in this mental health and tech space as well. I'm able to provide that kind of a help to people. ओके, सो लाइक आज की डेट में लोग काफी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हाउ वी ओवरकम द एंजाइटी एंड स्ट्रेस? So stress और anxiousness दो सारी चीजें हैं। जब हमारी बॉडी, कई लोग स्ट्रेस के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं एंड उनके लिए बहुत जरूरी होता है, एंड थोड़ा सा स्ट्रेस सब पे जरूरी होता है ताकि वो काम कर सके। बिकॉज इंसान है ना, इंसान के अंदर में दो ड्राइव्स होती है, एक इथॉस होती है और एक लाइफ ड्राइव्स होती है। जो लाइफ ड्राइव्स है वो थोड़े से फेयर के साथ चलती है कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हो तो फेयर के साथ करते हो। तो जब आप थोड़ी स्ट्रेस को, जिसको आपके लिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो उस पर काम कर रहे हो ताकि आपको एक गोल, ओरिएंटेशन, एक्शन, मोटिवेशन मिले उसको करने। राइट। जब ये स्ट्रेस थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो जाता है और आपका जो एक बॉडी का एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म्स हो जाता है जो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं एंग्जियसनेस। वो सिचुएशन नहीं होती है पर हमारी बॉडी उस सिचुएशन को या हमारा माइंड उस सिचुएशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा होता है एंड हमारे रिस्पॉन्स जो मैकेनिज्म है वो एक्ट करने शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द एंजाइटी, जिसको हम बोलते हैं एंशियसनेस। वो एंशियसनेस उस समय किक इन कर जाती है क्योंकि हम अपने आप को उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या वो कॉन्वर्सेशन से या वो डांट खाने की स्थिति से, या हम चाहते हैं कि हमारे को हमारा बॉस ना डांटे, या हमारे को लगता है कि हम किसी सेल्स कॉल पे जा रहे हैं और उस कॉल करने के पहले हमें एक एंशियसनेस होने लगती है, हाथ स्वेट करने लगते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि हमें बहुत मतलब एक ओवर थिंकिंग होती है कि हम उस सिचुएशन में जाके कैसे एक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करें। तब हमारे अंदर में वो एंशियसनेस किकिंग नहीं होती। सो दिस इज व्हाट इज एंशियसनेस। अगर इन सबको मैनेज करना है, सबसे पहले, अब कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि मैम ओवर थिंकिंग है, ये तो अपने आप हो जाती है। ओवर थिंकिंग है अपने आप हो जाती है, आप अवेयर भी हो कि हो रही है। उस अवेयरनेस को जैसे किकिंग करती है, यू नीड टू स्नैप आउट ऑफ इट, जस्ट सिंपली स्नैप आउट ऑफ इट। अगर आप यहाँ बैठे हो और अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, वॉक आउट एंड कम बैक, यू विल चेंज योर माइंडसेट। Move away from that environment which is created. So that's an immediate way of looking at things. So this is one way जिससे आप अपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी को मैनेज कर सकते हो। एंड आई थिंक आई डू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती हूँ और मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही होती है, तो आई सिंपली गो बैक टू माई टू डू लिस्ट या उस टास्क को छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर लेती हूँ कि ABCDEFG पार्ट्स है इसके, ये सारे लाइन्स खत्म कर लें और जैसे जैसे खत्म होगा आई बी एबल टू मूव देयर। सो इस तरीके से आप स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक सोशल मीडिया से लोगों को काफी स्ट्रेस फील होने लग गया आज की डेट में। हाँ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइक
सी सोशल मीडिया में क्या है, इट इज बेसिकली प्योरली फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पस. आप नॉलेज के लिए आप यूट्यूब्स देखते हो जहाँ पे आपको Right. हाउ टू वीडियोज या नो हाउ वीडियोज होते हैं. बट आप जो ये माइंडलेस रील या शॉर्ट्स करते हो देख करके काफी, हाँ वो टाइम ले भी जाता है. एंड मैं नहीं कहती हूँ कि सारा कंटेंट खराब है, वो दो चीज के लिए होता है. ए एंटरटेनमेंट, बी नोइंग, सी आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो. तो वैल्यू ऐड करने वाले रील्स तो बहुत बोरिंग होते हैं, लोग नहीं देखते हैं उनको. एजुकेशनल होते हैं तो वो निकल जाते हैं. राइट. बट ये जो कुछ रील्स मेंटल हेल्थ को लेकर के, जो रिलेशनशिप्स को लेकर के बनती है, वो कई बार रिलेटेबल लगती है तो लोग उनको देखते हैं. और आप एक देखो तो दूसरी, तीसरी, चौथी सब वैसी आने लगती. तो ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया वो आपको ट्रिक करता है देखने में. सो मैं नहीं कहती हूँ कि मैं स्क्रॉल नहीं करती, मैं करती हूँ. बट इट्स लाइक 5 रील्स, 6 रील्स, 7 रील्स, और आई पुट माई टाइम सेल्फ 5, 7, 10 मिनट. दिलजीत पाजी ने एक अच्छी बात बोली थी कि अपनी लाइफ का एल्गोरिथम आप सही रखोगे ना, आपका हर काम सही होगा. बिल्कुल. सी एल्गोरिथम क्या है, अगर हम प्योरली अंडरस्टैंड करने रखें, हमारे अंदर में कोई सिस्टम्स है, उस इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन को लेकर के हम अपनी चीजें रिलेट करते रहते हैं. जैसे हमारे बिहेवियर्स है, बिलीव्स है या सिस्टम्स है, ये हमारे अंदर में छोटे से बड़े होकर के वो हमारे अंदर में सारी इंफॉर्मेशन फीड होती है. हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज रहते हैं उसी तरीके से हमारे अंदर में, और ये हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम चलता रहता है. इसी सिस्टम को लेकर के हमने एल्गोरिदम बिल्ड किया जो एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लेकर. Okay. सो आई थिंक ह्यूमन पीपल आर सुपर ह्यूमंस. आप में ऐसा कभी भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के आप ओवरकम नहीं कर सकते हो. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू एक्ट ऑन इट. Right. आप सोचोगे कि मैं बैठा रहूं और सारी काम हो जाए, नहीं होगा. Not possible. What's your biggest life lesson? लाइफ लेसन बोलूंगी. इनफैक्ट लाइफ लेसन से ज़्यादा आई वुड एक्चुअली टेक इट एज माई मंत्र इन लाइफ. Okay. एंड देयर आर 3 P's दैट आई यूज, which is patience, perseverance and persistence. Okay. And इसके साथ एक C है which is called commitment. Okay. And इन सबको टॉप करता है surrenderance. जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे किसी प्रोसेस पे, तब तक वो चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे. और हर एक रिजल्ट के लिए आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है. सो लोग बोलते हैं ना डेस्टिनी है, फेथ है या कुछ भी है, तो मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि चाहे आपकी डेस्टिनी है, चाहे आपकी फेथ है, इवन वो जिनी को आने के लिए अलादीन के लैम्प से उस लैम्प को घसना पड़ा था. हाँ, 100%. राइट. अगर वो लैम्प नहीं घसते तो वो जिनी नहीं निकलता, उसकी डेस्टिनी नहीं बनती. तो चाहे आपका फेथ है, चाहे वो डेस्टिनी है, पहले उसको उस बैंक में वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप उसको बाद में कैश कर सकते हो. नहीं तो आप कभी भी नहीं इसको कैश कर पाओगे. आप खाली बैंक से तो पैसे नहीं निकाल सकते ना. जब तक आप उसमें कुछ भरोगे नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं. और उसका आपका फेथ, आपका डेस्टिनी, आपका लक कभी भी बिल्ड नहीं होगा. तो लोग बहुत बार कहते हैं कि मैं अनलकी हूँ, ये हूँ, वो हूँ. आपने अपने ऊपर वो काम ही नहीं किया जिसके लिए आपकी डेस्टिनी या आपका लक घस करके बाहर है. तो पहले आपको अपने ऊपर वो काम करना होगा ताकि आपका डेस्टिनी, आपका लक, आपके जो अंदर का जिनी है वो भी निकल करके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वर्क ऑन योरसेल्फ. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for this amazing things. You add so many things, and this is so valuable conversation. Thank you so much. Thank you again, once again, Pawan, for inviting me.